हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार मिश्रा आपको क्लास 12th के फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें से हमने ऑप्टिक्स आपको पढ़ाने स्टार्ट कर दिया है। और ऑप्टिक्स में आपका रिफ्लेक्शन ख़त्म हो चुका है, यानी परावर्तन ख़त्म हो चुका है। रिफ्रैक्शन आपका चल रहा है। रिफ्रैक्शन में हमने पिछली वीडियो में आपको जितना रिफ्रैक्शन से टॉपिक था वो बता दिया, और मैंने बोला था कि उसमें उसी वीडियो में मैंने बता दिया था कि अगला वीडियो जो रहेगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर रहेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा इसी पर रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, इसको बताने से पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसको क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर ये जानकारी हो जाता है तो हमें पढ़ने में और इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमको विचलित करती हैं। ठीक, और उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, और जब उसको हम जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ नियम निकल के आते हैं, यानी कुछ घटनाएं जो होती हैं वो क्या होता है, वही घटनाएं हमें पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए उत्सुक करती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे कुछ आपको ऑब्जर्व भी हुआ होगा, जैसे आप गर्मी के दिन में जब आप गाड़ी पे बैठ के जाते हो, यानी गाड़ी के आगे सीट पे बैठे हो और देख रहे हो, आगे चल रहे हो, तो जब आप आगे चलते हो तो कभी कभी आपको सड़क पर दूर देखने पर ऐसा लगता है कि पानी पानी है सड़क पे। ठीक है, ऐसा महसूस होता है, आपको दिखाई भी देता है, लगता है। और जब आप उसके पास पहुंचते हो तो कहीं और आगे दिखने लगता है। ठीक, तो ये घटनाएं जो होती हैं क्यों होती हैं, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। ठीक है, और आप देखते हो कि जो कांच होता है आपका, उसमें अगर दरार आ जाता है, ठीक, किसी कारणवश उसमें दरार आ जाता है तो वो दरार दूर से ही चमकता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, सबसे ज़्यादा जो आपका हीरे चमकते हैं, ठीक है, क्यों चमकते हैं, ठीक, इसका भी कारण होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। जैसे जल में हुआ वायु का बुलबुला या कांच में वायु का बुलबुला अगर होता है तो भी चमकता है खूब तेज़ी से। ठीक है, तो ये सब घटनाएं जो हैं वो हमें देखकर हमारे अंदर उत्सुकता डेवलप होता है कि जिससे ये क्यों हो रहा है। ठीक, तो इसका होने का कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, इसको हम अब बताते हैं आपको। ठीक, तो हेडिंग बना लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिए, इसको जानने से पहले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जानने से पहले हमें आप क्रांतिक कोण जान लेना जरूरी है। ठीक है, यानी क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ठीक है। हाँ, देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जानने के लिए दो कंडीशन आपका होना जरूरी है। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि जो आपका प्रकाश किधर से किधर जाना चाहिए, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन से किस में जाना चाहिए, विरल में, सघन से विरल में जाना चाहिए। इधर सघन लिख देता हूँ, यहाँ सघन से विरल में जाना चाहिए। ठीक है, प्रकाश किधर से किधर जाना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, सघन से विरल में जाना चाहिए, यानी डेंसर टू रेयरर। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए, यही सेकंड कंडीशन क्रिटिकल एंगल वाला रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल पहले समझते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये मान लीजिए अभिलंब है इस बिंदु पर। ठीक है, हमने एक प्रकाश आपतित कराया। ठीक है, प्रकाश आपतित हुआ। ठीक, मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें आपतित हुई और इस जगह पे इसे ऐसे जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है। तो जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती हैं तो किधर झुकती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं। क्या होती हैं,
अविलंब से दूर हटती हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको सही से बताया था, आपको याद होगा। तो ये पहला किरण था। अब ध्यान से देखिए, जब हमने इतने एंगल पर इसको भेजा तो इतना एंगल बना के गई, यानी ये अविलंब से इतना कोण बनाई, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दूंगा, ठीक। ये जो प्रकाश मैंने यहाँ से भेजा था, अब उसको हमने यहाँ से भेज दिया, ठीक है, यहाँ से भेजा इधर, दूसरा वही प्रकाश है, ठीक है, लेकिन हमने थोड़ा सा एंगल बढ़ा के भेजा। पहले इतने पर भेजा था, अब इतने भेज दिया। अब इतने पे आया तो ये गया किधर, ये थोड़ा सा और दूर हट गया, ठीक है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और दूर हट गया, ठीक। अब एक स्थिति ऐसे ऐसे हम इसका एंगल बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे ऐसे दूर हटता जा रहा है, दूर हटता जा रहा है, ठीक। एक स्थिति इसकी ऐसी आती, एक जगह अकेला, इस जगह पर हमने जैसे प्रकाश को इतने एंगल पर, यानी इतना एंगल पर जैसे प्रकाश को इंसिडेंट कराया, ठीक है, आपतित कराया। ये किया क्या कि इधर का जो इसका रिफ्रैक्टेड रे है, यानी रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण है, वो सीधा इसके तल पे आ गया, सीधा इसके तल पे आ गया। कहने का मतलब ये 90 डिग्री बना लिया, ठीक है, पूरा 90 डिग्री बन गया, ठीक। अब हमने देखा कि अगर हम इससे थोड़ा सा और बढ़ाएं, इस लाइन से थोड़ा सा और बढ़ के इधर आए, ठीक है, थोड़ा सा जस्ट एक बिंदु ही इसके आगे बढ़ाए, तो ये क्या करता है, इस माध्यम में ना आके, मतलब ये और इस माध्यम में ना आके ये और ऊपर उठ जाता है, ठीक। यानी उसमें क्या होने लगता है, परावर्तित होने लगता है, ठीक। अब यहाँ से अपवर्तन होने के बजाय परावर्तित होने लगता है। ध्यान से देखिए, अब ये पर क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रांतिक कोण क्या है, तो क्रांतिक कोण आपतित कोण होता है, अपवर्तन नहीं। क्रांतिक कोण वह आपतित कोण होता है जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाए, ठीक है, जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाए। ध्यान से सुनिए, क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है, ठीक है, कि जिस पर इसका अपवर्तन कोण क्या बने, 90 डिग्री का बने, ठीक, समकोण हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। यानी क्रांतिक कोण यानी उस कोण से थोड़ा सा भी हम डिसमिस हुए, यानी इधर हुए या इधर हुए, तो ये 90 से कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस कोण से ये जो आई था ये सी हो गया, क्रांतिक कोण हो गया। इसको हमने क्या बोला, क्रांतिक कोण। क्या बोला, क्रांतिक कोण। ध्यान से देखिए, ये है आपका क्रांतिक कोण, यानी इस कोण से हमने थोड़ा सा भी जैसे एंगल बढ़ाया, थोड़ा सा, यहाँ पे आप मान लीजिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये जगह दिख रही है लेकिन ये जगह नहीं है इसके बीच में, बहुत जूम कर दिया गया। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा इससे बढ़ाए, जैसे थोड़ा सा एंगल ज़्यादा बढ़ाए, हुआ क्या, ये कोण ऐसे हो गया, ठीक, क्या हो गया, ऐसे हो गया। ये इस माध्यम यानी 90 से ज़्यादा हुआ, ये 90 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब हमने सोचा चलो ठीक है, फिर से और कोण बनाते हैं, तो क्या हुआ, ये पांचवा, जैसे हमने और थोड़ा सा कोण बढ़ा दिया और बढ़ा के आपतित कराया, ठीक, तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि अब ये ऐसे जाएगा, ये पांचवा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ऐसी स्थिति पे क्या होने लगा है, यहाँ पे ये परावर्तित होने लगा है। यहाँ पे अपवर्तन हो रहा था, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, लेकिन जब उसी माध्यम में लौटता है तो उसे परावर्तन बोलते हैं। अब ये पांचवा किरण क्या है, ध्यान से देखिए, ये जितना एंगल इधर से बनाएगा या जितना एंगल इधर से बनाएगा उतना एंगल इधर से भी बनाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये चौथा किरण मैक्सिमम था, इससे ज़्यादा अब इधर नहीं आएगा किरण। फिर से ये जितना कोण अभिलंब से बनाए उतना ही कोण पर ये भी अभिलंब से बनाता हुआ यहाँ पे निकलेगा, यानी परावर्तन का नियम पालन करने लगेगा। एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये दोनों बराबर होने लगेंगे। ऐसे स्थिति में बात समझ में आए कि नहीं। अब हम इसको जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये धीरे धीरे इसी के बीच में रहेगा, यानी इसके और इसके बीच में पूरी किरणें रहेंगी। हमारी जो किरणें इसके और इसके बीच में रहेंगी तो ये भी इसके और इसके बीच में ही किरणें रहेंगी, ऊपर नहीं जाएंगी, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रांतिक कोण क्या है, ध्यान से देखिए, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है
जिस पर अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। ठीक है, अब ये कंडीशन बनता है कि अगर हमारा आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है, अगर हमारा आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है तो ये किरणें क्या होती है, अपवर्तन के बजाय परावर्तन होने लगती है। ठीक है, अपवर्तन के बजाय परावर्तन होने लगती हैं। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। जब आपतित किरणें, ठीक है, क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पर आपतित होती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, अपवर्तन के बजाय परावर्तित होने लगती हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं, घटना जो ये होती है उसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। यानी प्रकाश की किरणें जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये परावर्तन होने लगेगा। ठीक है, अपवर्तन होने के बजाय परावर्तन होने लगेगा। तो इस घटना को, ये जो पूरी घटना हो रही है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के दो कंडीशन है। अगर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है तो आपको ये दोनों कंडीशन करना पड़ेगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पहला कंडीशन ये है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए। ठीक है, जब तक सघन माध्यम से विरल में नहीं जाएगा, अगर सघन माध्यम से विरल में जाता है, देखिए यह विलंब से दूर हटता है, तो यानी जो एंगल ये इतना बनाता है तो ये उससे ज़्यादा बनाएगा। तो एक स्थिति आएगी ही कि इसका ये धीरे धीरे किस पर चला जाएगा, 90 डिग्री पर चला जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, सघन से विरल में प्रकाश की किरणें जानी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि प्रकाश का जो आपतन कोण है, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण यानी आई हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण से ज़्यादा नहीं होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। क्रांतिक कोण मतलब 90 डिग्री, और क्रांतिक कोण से ज़्यादा हुआ तब 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगा, तभी तो परावर्तन होगा। यहाँ पे 90 डिग्री ये है, ठीक है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन रहा है। तो बहुत यहाँ पे देखिए, जो आपतन कोण होता है वो ऐसा कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 हो जाए, उस आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं। तो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। ठीक है, बात समझे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, बात समझ में आ गया। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ घटनाएं होती हैं। ठीक है, जैसे हीरे चमकना होता है। ठीक है, और इसका एक इक्वेशन बना के निकाल देते हैं इसका, क्रांतिक कोण का और अपवर्तनांक का संबंध। ठीक है, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक का जो संबंध होता है वो भी बता देते हैं, निकाल देते हैं, तब उसकी बात बताते हैं घटनाएं। ठीक, तो आप लिख लिए ये दो रीजन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आया कि नहीं आया। मैंने एक में ही फिगर करके समझा दिया है। ध्यान से देखिए, फिर से आप देख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें थी। ठीक है, इतने पर आपतित हुआ, क्या हो गया, इतना अपवर्तित हो गया। हमने इस कोण से I1 से थोड़ा सा बढ़ा के I2 कर दिया। क्या कर दिया, I2। ठीक, तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे हो गई। ठीक, अब ध्यान से देखिए, हमने I3 कर दिया, कोण और थोड़ा सा बढ़ा दिया, I3। ठीक है, तो I3 क्या हुआ, इस पर हमने देखा कि ये 90 डिग्री बन गया। कितना बन गया, 90 डिग्री। ठीक, तो ये 90 डिग्री बन गया, तो यानी I3 बराबर C हो गया। इसी I3 को क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। यानी ये ऐसा कोण है जिस पर अपवर्तन कोण क्या हो गया, 90 डिग्री बन गया। R बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। बात समझ में आएगी नहीं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसको हम पहला माध्यम मान लेते हैं, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, सघन है, और ये क्या है, विरल है। बात समझ में आएगी नहीं। इसको हमने पहला माना, इसको दूसरा माना।
ठीक, क्रांतिक कोण पर। अब हमें क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध निकालना है। ध्यान से देखिए, स्नेल के नियम से हम क्या कह सकते हैं, अगर इस पे स्नेल का नियम लगाएं, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच में संबंध अगर निकालना चाहें तो स्नेल का नियम लगाएं तो क्या हो जाएगा, स्नेल के नियम से, ध्यान से देखिए, प्रकाश की किरण किधर से किधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, ठीक है। तो साइन आई ये हो गया, साइन आर ये हो गया, ठीक। तो स्नेल के नियम से साइन, यहाँ पे आई कर देते हैं, आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, यानी इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। देखिए ऐसे समझना है, स्नेल के नियम में प्रकाश की किरणें जिधर से जाती हैं, यानी जिस माध्यम में जाती हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम से आती हैं उसके सापेक्ष। बात समझ में आएगी नहीं, साइन आई बाई साइन आर बराबर यहाँ पे जिस माध्यम में गई उसका अपवर्तनांक जिससे आई उसके सापेक्ष, जिस माध्यम में गई उसका अपवर्तनांक जिससे आई उसके सापेक्ष। बात समझ में आई कि नहीं, पहले माध्यम में गई, ठीक है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक। बात समझ में आएगी नहीं। तो अब ध्यान से देखिए, ये हो गया साइन आई बाई साइन आर, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसको हम कर क्या सकते हैं, ये तो हम अब यहाँ आई और आर की वैल्यू रख दीजिए, आई और आर की वैल्यू रख दीजिए। साइन आई की वैल्यू क्या है, हमने साइन आई को हमने मान लिया सी और आर को क्या मान लिया, साइन 90, ठीक है। और ये हो गया म्यू 1/2, ठीक। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखिए, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो साइन सी बराबर म्यू 1/2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये बाई 1 हो गया, इसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है, और इसको यहाँ पे ले जाओ, ठीक। तो इसको यहाँ पे लेकर आओगे तो 1 बाई म्यू 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन सी, ठीक। ध्यान से देखिए, 1 बाई म्यू 1/2 क्या है, ये तो आप इसको ये भी लिख सकते हो ना, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। यहाँ पे क्या था, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। अब पिछला फार्मूला याद करो, अपवर्तनांकों के बीच संबंध हमने बताया था ना कि अगर माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है, जैसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष बताइए, तो आप उसको 1 बाई कर दीजिए, ठीक है, आ जाएगा। तो ये 1/1 था, इसका मतलब ये क्या हो गया, पलट गया। यहाँ पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष दे रखा था और ये पलट के क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ये हो गया 1 बाई साइन सी, ठीक है। एक संबंध इसको लिख सकते हो ऐसे भी, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि साइन सी बराबर 1 बाई म्यू 2/1। समझ में आएगी नहीं, समझे। तो ये दोनों संबंध आप याद रख सकते हो, इन दोनों संबंध की मदद से आपको न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा, ठीक। बात समझ में आएगी नहीं। चलिए अब आपका जो टॉपिक आता है वो आता है मरीचिका। क्या आता है, मरीचिका, मिरेज, ठीक है। मृग तृष्णा आप सुने होंगे, ठीक है। रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में, ठीक है, अगर दिन के समय में या दोपहर में कोई हिरण बाहर निकलता है तो उसे प्यास अगर लगी है तो क्या करेगा, जब दूर देखेगा तो उसे दूर देखने पर रेगिस्तान में दूर लगेगा कि हाँ पानी है वो, और दौड़ेगा कि अब पानी के पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो दौड़ता रह जाता है, उसे भ्रम रहता है, क्योंकि जब वहाँ पे पहुँचता है तो पानी नहीं रहता, रेत ही रहता है, ठीक। तो उसे पानी का जो भ्रम होता है उसी को हम मरीचिका कहते हैं। ये भ्रम हम लोग को भी होता है, कब होता है, जब गर्मी के खूब गर्मी, कड़ाके की गर्मी पड़ती है, तो उस समय दोपहर में अगर हम किसी गाड़ी या किसी चीज़ से ट्रेवल करते हैं, ठीक, या वैसे भी चलते हैं, तो सड़क पे हमें दूर देखने पर हमें पानी नज़र आता है, ठीक है। तो पानी हमें भ्रम दिखाता है, वो भ्रम रहता है, ठीक है, वो रियल में पानी नहीं रहता, ठीक। इसी को हम मरीचिका कहते हैं। अब ये होता क्यों है, देखिए पानी हमें क्यों नज़र आता है, इसका भी कारण हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये रेत है, ये रेत है, ठीक है, ये रेत है, और ये है आपका पौधा, मान लीजिए एक पेड़ है सड़क के किनारे या रेत में, एक पेड़ मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है। होता क्या है,
आप यहाँ पे हो, ये वायु की परतें हैं, ये वायु की परतें हैं। अब सूर्य की किरणें यहाँ से आई, इस पर पड़ी और यहाँ पे पड़ने के बाद ठीक है, ये टकरा के परावर्तित होकर हमारी तरफ आ रही हैं। ठीक, देखिए हमें कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु से परावर्तित किरणें हमारे आंखों में प्रवेश करें। ठीक, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए इस पेड़ से किरणें आ रही हैं हमारी तरफ। ठीक, हमारी तरफ आ रही हैं तो होता क्या है, ये वायु की परत, ध्यान से देखिए, ये रेत है और रेत जल्दी गर्म होता है। सूर्य की प्रकाश के कारण रेत खूब गर्म हो गया। ठीक है, अब ये गर्म हो गया तो इससे सटा जो परत है वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, वो भी, यानी इससे सटा जो वायु परत है ये गर्म हो गया। और वायु की परत अगर गर्म हो जाती है तो क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। ठीक है, अब इसकी अपेक्षा इससे सटा ये है तो ये जितना गर्म रहेगा उतना ये नहीं रहेगा, तो ये थोड़ा सा ठंडा है, तो ये क्या हो गया, सघन हो गया इसकी अपेक्षा। अब इससे सटा ये है तो ये जितना गर्म रहेगा इतना ये नहीं रहेगा, तो ये और ठंडा है इसकी अपेक्षा। ऐसे इससे ठंडा ये है, यानी ये सबसे सघन, उसके बाद उससे विरल ये है, और इससे विरल ये है, और इससे विरल ये है। ठीक है, यानी ऊपर सघन नीचे विरल, ऊपर सघन नीचे विरल, ऊपर सघन नीचे विरल। समझ में आएगी नहीं। अब प्रकाश की किरणें पेड़ पर आई, टकराई, पेड़ से हमारे आंखों की तरफ जा रही हैं, तो होता क्या है, ये क्या कर गई, प्रकाश की किरणें यहाँ से एंट्री मारी, ऐसे चल रही हैं, यानी ये क्या है, सघन, ये विरल है। सघन से किस में जा रहा है, विरल, सघन से विरल में जा रहा है, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा अपना रास्ता बदल देगा। ठीक, अब फिर से सघन से, ये इधर जा रही थी, इधर मुड़ गई, सघन से विरल में जा रही, इधर सघन से विरल, फिर और मुड़ गई। ठीक है, फिर ये सघन से विरल और अविलंब से दूर हटती जा रही हैं, ये थोड़ा सा विलंब से दूर हटी हैं, ऐसे मान के चलिए इस तरह आई। ठीक है, और ये थोड़ा सा हटी। ठीक, थोड़ा सा इसको और हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा सा कम नज़र आ रहा होगा। और देखिए ये सघन से विरल में जा रहे हैं, सघन से विरल में जा रहे हैं, ये सघन से विरल में, तो फिर से ऐसे हटेंगे। तो ध्यान से देखिए होता क्या है, ये धीरे 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 धीरे, जैसे ये परत है, ये परत है, यहाँ पे आई, ऐसे सघन से विरल, ऐसे हटी। ठीक है, यहाँ कोई परत पड़ा, ठीक है, यहाँ से हट के ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये कोण, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये बार बार आपतन कोण जो इसका बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसे 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 होते होते, ये देखिए ऐसे है, तो पहले इतने पर ये आपतन कोण था, ये आई, तब ये बढ़ गया, अगले में इतना हो गया, फिर अगले में इतना हो गया, ऐसे धीरे धीरे आपतन कोण बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति इसकी आती है कि ये कोण लास्ट यहाँ पे जो कोण पड़ता है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है, और जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होती है, प्रकाश की किरणें इधर जाने के बजाय क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तो प्रकाश की किरणें क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो परावर्तित हो गई तो ऐसे हमारे आँखों में चली गई। ठीक, तो ये आ रही थी नीचे की तरफ, लेकिन परावर्तित होकर हमारे आँखों में चली गई। अब होता क्या है, ये जब किरणें हमारे आँखों में प्रवेश करती हैं तो हमें पेड़ तो दिखाई देगा, क्योंकि ये किरण किससे टकरा का है, पेड़ से। लेकिन कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, ये पेड़ से टकरा का आई हैं तो ऐसे यहाँ नज़र आएगा, यानी हमारे आँखों को लगेगा कि प्रकाश सीधे आया, और सीधे कहाँ से आएगा, यहाँ से। ठीक है, ये देखिए, यानी ये जो पेड़ था इसका प्रतिबिंब हमें ऐसे उल्टा नज़र आएगा, इसका उल्टा प्रतिबिंब नज़र आएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। और ये प्रतिबिंब हमें कब नज़र आता है, जब हम जल में कोई चीज़ देखते हैं तो जल में हमें उल्टा चीज़ ऐसे नज़र आता है। समझ में आया कि नहीं। ऐसे पेड़ अगर जल के बगल है, नदी है और उसके बगल अगर पेड़ है तो आप वहाँ देखोगे पेड़ का प्रतिबिंब ऐसे नज़र आता है। ठीक है, यही हमारे आँखों को अनुभव मिला है। और हमारे आँखें क्या करती हैं, जब ये देखती हैं तो उसे लगता है ये प्रतिबिंब कौन भेज रहा है, ये प्रतिबिंब जल के कारण आता है ना, तो उसे महसूस होता है कि नीचे क्या है, जल है। ठीक, ये जो प्रतिबिंब नज़र आता है वो जल के कारण नज़र आता है, इसलिए उसे महसूस होता है, क्योंकि यहाँ तो एक्चुअली जल है नहीं, लेकिन ये कंडीशन जल वाला बना है, इसलिए हमें लगता है दूर से देखने यहाँ क्या है, यहाँ जल है। ठीक है, और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो जल नहीं होता। इसी को बोलते हैं मरीचिका। क्या बोलते हैं, मरीचिका, यानी मिरेज इफेक्ट। ठीक है, मरीचिका का प्रभाव। ठीक है, ये गर्मी वाले प्रदेश में होता है, ऐसे ठंडे प्रदेश में भी मरीचिका होती है। ठीक है, और उसके बाद अब आपका आता है
हीरे का चमकना, ठीक। हीरे का क्यों चमकता है, ध्यान से देखिए। हीरे की डिजाइन कुछ ऐसी की जाती है कि उसमें से एक बार प्रकाश की किरण अंदर चली गई, अब अंदर देखिए पहले वायु है, फिर हीरा क्या है, हीरे के अंदर गया तो सघन हो गया, और फिर अंदर जब चला गया तो प्रकाश बाहर से तो चला गया, लेकिन बाहर से क्योंकि विरल से सघन में जा रहा है, जब अंदर गया तो सघन से विरल उसे बाहर आने की कोशिश करेगा। देखिए उसके दीवार पे जैसे आने की कोशिश करेगा, होता क्या है, कुछ डिजाइन ही हीरे की ऐसी की जाती है, उसको ऐसे तराशा ही जाता है कि उसका एंगल अंदर से जो निकलने लगे वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पड़ जाए, ठीक है। यानी जो अपवर्तित किरणें अंदर से जो गई हैं, अपवर्तन होने के बाद अंदर गई हैं, वो बाहर आने की कोशिश करें, तो जब वो आपतित हो उसके सतह पर तो उसका क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण बन जाए। ऐसी स्थिति में वो परावर्तन होने के बजाय क्या हो जाता है, ठीक है, अपवर्तन होने के बजाय परावर्तन हो जाता है, अपवर्तन होने के बजाय परावर्तन हो जाता है, और वो किरणें बार बार उसकी सतह पर टकरा के क्या हो जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होने लगती हैं। तो इसलिए हमें हीरे क्या हो जाते हैं, चमकदार नज़र आते हैं, दूर से चमकते हुए नज़र आते हैं, ठीक। बात समझ में आए कि नहीं। हीरे के चमकने का कारण यही होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो एक बार प्रकाश की किरणें अंदर चली जाती वो बेचारी क्या होती है, टकराती रहती हैं, टकराती रहती, बाहर नहीं निकल पाती जल्दी, ठीक। बात समझ में आएगी नहीं, हीरे का चमकना, ठीक, समझे। ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ घटनाएं, ठीक है। इसको आप बना लीजिए। अब इसके बाद आपका आता है, जैसे मछली जल के अंदर है या प्रकाश स्रोत आप जल के अंदर कर दीजिए, तो उसका क्षेत्र, उसका रीजन वो कितना देखती है, ठीक है। मछली अगर अंदर है, जल के अंदर है, जल में है, तो क्या करेगी, बाहर का क्षेत्र कितना देख पाती है, ठीक है। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक। और फिर इसके बाद आपका आता है एक ऑप्टिकल फाइबर, ठीक। तो ये दोनों लेक्चर आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, मतलब इसका अलग अलग मैं बना दूंगा, एक मछली की आँख वाला बता दूंगा, ठीक है, इसका अलग वीडियो रहेगा, और आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, प्रकाशिक तंत्र, उसका एक अलग वीडियो रहेगा, ठीक। उसके बाद आपका अपवर्तन खत्म होगा, ठीक है। धन्यवाद।